नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की कि आपके एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 3 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, मैप वर्क कहाँ से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल डे में अगर आपको रिवाइज करना हो, आपके पास 3, 4, 5 डेज है, अभी तक कुछ ना किया हो, तो आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि हम स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करनी है। साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ रहती है। या तो वो बहुत पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी राइट करते हैं, उसके बाद लगता है कि टाइम तो रह गया, काफ़ी टाइम रह गया और पॉइंट्स हमने कम राइट कर दिए, तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्लो राइट करते हैं और लास्ट में जाकर के एंड में हमें पता चलता है कि टाइम तो रहा ही नहीं, तो उस वक्त भी हम पूरे पॉइंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते और वहाँ पर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस होच पोच से कैसे बचा जाए, कितना टाइम हमें कहाँ पर देना है, ये सब कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसका टाइम रहेगा 2 आवर्स, यानी कि हमारे पास 120 मिनट्स पूरे रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 40, यानी कि 40 मार्क्स का रहेगा आपका एग्ज़ाम। उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सबसे पहले दी गई, इससे हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, यानी कि काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें 5 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, 5 सेक्शन रहेंगे, यानी कि 5 पार्ट में ये डिवाइड रहेगा। इसमें सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी रहने वाले, यानी कि इंटरनल चॉइसेस मिलेगी वो अलग बात है। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस कोई भी ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चंस दिए गए तो उसमें से कुछ आप स्किप करो, ऐसा नहीं रहने वाला। यहाँ पे पहला जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका, उसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स के। इनको हमें कवर करना है कितने मिनट्स में? 30 मिनट्स में। ओके, यानी कि फर्स्ट सेक्शन को हमें 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। अब कैसे करना है ये, जैसे आपको देना है 1 मार्क्स के लिए 3 मिनट्स, 1 मार्क्स के लिए कितने मिनट्स देने? 3 मिनट्स, तो 10 मार्क्स हो गए ना, तो 30 मिनट्स हम यहाँ पर देंगे। तो पहले आधे घंटे में आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? उसके बाद सेकंड जो हमारा बी सेक्शन रहेगा, इसमें आपके बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 रहेंगे और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स के हुए? 9 मार्क्स के। कितना मिनट हमें टाइम देना है? टाइम देना है हमें 27 मिनट्स, यानी कि पहले 57 मिनट्स, नियर अबाउट 1 घंटा लगा लीजिए। पहले 1 आवर में आपका सेक्शन बी और सेक्शन ए, यानी कि पार्ट ए और बी दोनों आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद थर्ड जो आपका सेक्शन रहेगा वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहेंगे और ये आपके 5 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के? ये 10 मार्क्स के। आधा घंटा हमें यहाँ पर देना है, यानी कि पहले आपका जो 1.5 घंटा है, पहला आपका 1.5 जो घंटा है, उसमें क्या करना है आपको? सेक्शन नंबर ए, बी, सी तीनों को निपटा डालना है, यानी कि तीनों आपके हो जाने चाहिए पहले 1.5 घंटे में। यानी कि यहाँ पे होच पोच नहीं करनी है, आराम से हम स्पीड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स का कर दिया हमने, 10 का यहाँ पे किया, 9 का यहाँ पर किया हमने 19 और 10 का हमने यहाँ पर किया 29 मार्क्स का हमारा पहले 1.5 घंटे में हो चुका है। रह जाएगा हमारा 11 मार्क्स का। अब हम सेक्शन डी की बात करेंगे। जो हमारा डी सेक्शन है, इसमें रहेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th और 12th दोनों क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो 11th क्वेश्चन रहेगा उसमें जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में से ही रहेगा। हालांकि वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं रहेगा। आप उसको 3 से 4 मिनट में पढ़ सकते हो। ओके, इतना लेंथी रहेगा 3 से 4 मिनट में। और उसके जो आंसर देने हैं वो आंसर आपके बिल्कुल सिंपल से रहेंगे। ओके, बिल्कुल सिंपल से, यूं कह लीजिए कि उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सीधा आपने रीड किया और उसके बाद आपको डायरेक्ट वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। 12th है, इसमें जो आपका रहेगा पैसेज वो और भी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, उसमें और भी कम रहेगा, तो उसमें आप 2.5 से 3 मिनट में वो कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 और जो 11th और 12th है, ये आपके 4 + 4 8 मार्क्स के रहेंगे। ओके, और ये हमें 24 मिनट्स के नियर अबाउट करने, नियर अबाउट 20 मिनट्स में ये हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास 1 घंटा 50 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट जो 10 मिनट्स रह गए उसमें हम करेंगे हमारा सेक्शन ई,
ये आपका 13th क्वेश्चन रहेगा, मैप वर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 13.1 है, इसमें हिस्ट्री का 1 पॉइंट दिया जाएगा। ओके, 1 मार्क का रहेगा। आइडेंटिफाई करना है, उसमें जैसे कंट्री दे दी रशिया तो हमें पहचाननी है, कंट्री दे दी यूएसए तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये रशिया है या ये यूएसए, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जबकि 13.2 रहेगा, इसमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, वो आपके जियो से रिलेटेड रहेंगे। ओके, मैप वर्क मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने करवा दिया। तो नहीं अगर आपने किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई क्लास 9th की, जिसमें सारे चैप्टर हमने डिस्कस किए, सारा मैप वर्क हमने डिस्कस किया, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। आप एक दिन में पूरी एसएसटी को रिवाइज कर सकते हो, सोशल साइंस को, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट वीडियो। तो वहां से आप इनको देख लीजिएगा, एक दिन के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इजिली हम स्कोर कर सकते हैं। तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका लास्ट के 10 मिनट्स में आपको करना, हालांकि 5 मिनट्स ही यहाँ पर लगने। लास्ट 5 मिनट्स में एक बार आप देख सकते हो कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ओके, तो ये हमें इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग टाइम के साथ हमें जाना है, और ये आपका ब्लूप्रिंट भी हो गया कि कहाँ पर कैसा आपका एग्जाम आने वाला है। ओके, हालांकि यहाँ पे देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, लेकिन आपके पास इंटरनल चॉइसेस मिलेगी कुछ क्वेश्चंस में। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। तो ये आपका लगभग पैटर्न इसी टाइप का रहेगा, यानी कि हिस्ट्री में से क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो जहाँ पे मैंने दिया था लगभग एग्जैक्टली सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसमें पहला जो हमारा सेक्शन है, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन दिए गए 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्लडी संडे इंसिडेंट। ब्लडी संडे इंसिडेंट, खूनी रविवार की घटना के बारे में क्या जानते हैं? तो आपको बताना है कब हुई थी, 1905 में हुई थी। क्या हुआ था? मजदूर अपनी डिमांड्स को लेकर के जार के पास जा रहे थे, रशिया के जार के पास जा रहे थे। तो वहां पर जैसे वो महल के पास पहुंचते हैं, ओके, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है, और सैकड़ों लोग हैं वो मारे जाते हैं उस मुठभेड़ में। उस दिन क्योंकि रविवार था तो उसको खूनी रविवार, ब्लडी संडे कहा जाता है। और ये 1905 की जो रेवोल्यूशन थी, क्रांति थी, उसकी शुरुआत हो जाती है इसके साथ। तो 3 या 4 पॉइंट में आप इसको निपटा सकते हो, कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डज तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल इन विंटर। तमिलनाडु में शीत ऋतु में बारिश क्यों होती है? जैसे पूरे देश में बारिश होती है ग्रीष्म ऋतु में, ओके, समर में होती है, लेकिन तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल होती है। तो इसका कारण क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका कारण ये कि जब मानसून लौटता है, क्लियर, लौटता हुआ मानसून है, वो ज़्यादातर बारिश नहीं करता, बिकॉज दैट डजंट कंटेंट एनी टाइप ऑफ द ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर उसमें नहीं होता, मानसून में मॉइस्चर नहीं होता ना, क्योंकि वो लैंड से ओशन की तरफ जा रही होती है ऐसे हवाएं, तो उसमें नमी नहीं होती है, तो वो बारिश नहीं करता। लेकिन यहाँ से जब ये लौटती है तो बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ग्रहण कर लेते हैं, और यहाँ पूर्वी घाट से टकरा करके तमिलनाडु में बारिश की जाती है। तो इसी के कारण बारिश होती है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन रहेगा 2 मार्कर में, वाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें चुनावों की क्यों आवश्यकता है? पहला, अपनी सरकार को चुनने के लिए। दूसरा, अपनी सरकार को बदलने के लिए। ओके, तीसरा, अगर कहीं लोकतंत्र की सफलता के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसा चलेगा। ओके, सरकार के गठन करने के लिए, देश के में कानून कौन बनाएगा, उनका चुनाव करने के लिए। तो ये कई सारे आप 2 या 3 पॉइंट्स लिख दोगे तो चलेगा, 3 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। यानी कि सरकार को चुनने के लिए, सरकार को बदलने के लिए, और लोकतंत्र की नींव है चुनाव, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो सिंपल वाले 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा 2 मार्कर में, डिस्कस द मेजर डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। हमें गरीबी, निर्धनता के विभिन्न परिणामों की चर्चा करनी है कि निर्धनता के परिणाम सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे कई सारी और चीज़ निकल के आती है कि वो लोग सामाजिक तौर पर भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो समाज से अलग थलग रह जाते हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो जाती है, साक्षरता दर कम होती है, असमानता में बढ़ोतरी होती है, बेरोजगारी में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक विकास की दर में कमी आ जाती है। ये कई सारी चीज़ें निकल के आती है। तो वो हमें बताना है कि क्या अलग अलग डायमेंशंस हैं। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस फाउंड इन इंडिया। हमें भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के नाम लिखने हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति दैट ग्रोज विदाउट एनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता के जो अपने आप उगती है, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। इंडिया में अगर प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए पहले हमारे, सेकंड हो गए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड हो गए आपके थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट और बुशेस हो गए, फोर्थ आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट हो गए, फिफ्थ आपके माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। हिंदी में अगर बात करें सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, पतझड़ी वन हो गए या पर्णपाती वन इसको कह सकते हो, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हो गए,
जो राजस्थान में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन हो गए और पर्वतीय वन हो गए। तो 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों की सिर्फ हमें नाम लिखने हैं। तो ये आपका पहला सेक्शन हो गया। सेकंड सेक्शन की बात करें, बी सेक्शन है, यहाँ पे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि यहाँ पर इस सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइसेस में मिलेगी। ओके, आपको इंटरनल चॉइसेस, जैसे आपका 6th क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 2 में से एक क्वेश्चन करना है। जैसे दिया गया, द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैज बीन मिक्स्ड, गिव एनी 4 रीजन्स। पॉवर्टी इज ए कर्स, या ऑप्शन में दिया गया पॉवर्टी इज ए कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला दिया गया कि निर्धनता रोधी जो कार्यक्रम है उनके परिणाम मिले जुले रहे हैं, कोई 4 कारण बताइए कि क्यों रहे हैं। ओके, या फिर ऑप्शन में दिया गया कि निर्धनता मानवता के लिए एक अभिशाप है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो अगर हम दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके 4 कारण क्या है कि भारत में निर्धनता में कमी क्यों नहीं आई है, उतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, तो उसके कारण क्या है। तो पहले ये साक्षरता दर में कमी, दूसरा गुणवत्ता युक्त जो शिक्षा उसमें कमी। आप भी देख रहे होंगे कि जैसे दिल्ली में तो अच्छा खासा, लेकिन आसपास के स्टेट्स की अगर बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है उसमें। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की कमी होना, ये भी एक कारण है। इसके साथ साथ बड़ा परिवार, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होना। तो ये कुछ ऐसे कारण हमें बताने हैं कि क्यों अभी भी निर्धनता में कमी नहीं आई। तो जनसंख्या का बड़ा आकार, परिवार का बड़ा आकार, जागरूकता का अभाव छोटे परिवार को लेकर के, साक्षरता दर में कम वृद्धि हुई है, उतनी ज़्यादा साक्षरता दर है वो उतनी ज़्यादा नहीं, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। ओके, तो ये कुछ कारण हमें बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें निर्धनता मानवता के लिए अभिशाप है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि निर्धनता के परिणाम बताने हैं कि इससे क्या क्या होता है। निर्धनता मतलब कम आय, निर्धनता मतलब साक्षरता दर में कमी, निर्धनता मतलब असमानता, निर्धनता मतलब महिला शोषण, निर्धनता मतलब नशे की प्रवृत्ति अभी कई बार ज़्यादा पाई जाती है, निर्धनता मतलब सामाजिक तौर पर पिछड़ापन। ओके, तो वो हमें परिणाम 3 या 4 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर, ये आपका 6th क्वेश्चन हो जाएगा। 7th अवर क्वेश्चन की बात करें, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूएसए। यूएसए के ऊपर हमें जो वैश्विक आर्थिक महामंदी है उसके परिणामों की विवेचना करनी है, चाहे वो यूएसए हो, इंडिया हो, कोई भी हो, जर्मनी हो, एक जैसे रहे। क्या हुआ है कि जो आर्थिक महामंदी आई थी 1929 से 1933 के बीच में, तो उसके इम्पैक्ट एक जैसे रहे थे, प्रभाव एक जैसे रहे थे। जैसे फर्स्ट रहा था, इट इंक्रीज्ड दैट, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। इट इंक्रीज द पोवर्टी, गरीबी में बढ़ोतरी हो गई थी। इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द बिजनेस, वर्ल्ड लेवल का जो बिजनेस था वो खत्म हो चुका था। मैनी फैक्ट्रीज एंड शॉप्स वर शट डाउन, काफ़ी सारी फैक्ट्री शॉप्स वो बंद हो गए थे। एंड देयर वाज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई थी। जो एसेंशियल आइटम्स की बात करें तो वो महंगे हो गए थे, जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते हो गए थे। यानी कि क्या क्या बढ़ा, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई, निर्धनता में बढ़ोतरी हुई, व्यापार चौपट हो गया, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। ओके, और इसके साथ साथ जो चीज़ें, आवश्यक चीज़ें थी वो महंगी हो गई, और कृषि के जो प्रोडक्ट थे वो सस्ते हो गए थे। तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। व्हाट आर रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बाय गिविंग एनी 3 सुटेबल आर्गुमेंट्स। हमें बताना है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। 3 एग्जाम्पल देते हुए हमें इस कंसेप्ट को समझाना है। ओके, तो जैसे पहली चीज़, ये कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती है, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें तो ये क्या होती है कि फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शंस कंट्री और द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट्स। कुछ पार्ट्स में, कुछ एरिया में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पूरा देश है या कोई स्टेट है, उसको हमने कुछ भागों में डिवाइड कर लिया, किस पर्पज से, इलेक्शन के पर्पज से, चुनाव के पर्पज से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज। ओके, चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। जैसे विधानसभा का छोटा होता है, लोकसभा का बड़ा होता है, और वहाँ के लोग मिलकर के एक अपने MP या MLA को चुनते हैं। ओके, ये होता है चुनाव क्षेत्र। ओके, जिसको हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब ये आरक्षित पूछा, रिजर्व्ड क्या होता है कि उनमें से कुछ रिजर्व कर ली जाती है फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटी, सच एज द SC ST के लिए रिजर्व कर ली जाती है। इट मीन्स दैट ओनली अ पर्सन बिलोंगिंग टू द दैट पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया से, उस कंस्टिट्यूएंसी से सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो कंस्टिट्यूंसीज है उसको रिजर्व कर लिया गया SC के लिए, तो वहाँ से कौन चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ SC कम्युनिटी का पर्सन, तो उसे बोलते हैं रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज। ओके, क्यों किया जाता है, ये किया जाता है टू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। ओके, और ये किया जाता है टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरीवन, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, या फिर अगर हम बात करें स्टेट असेंबली में, उसके लिए किया जाता है। ओके,
तो ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका रहेगा सेकंड सेक्शन बी। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन की बात करेंगे, सी सेक्शन। यहाँ पे आपके 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, यानी कि नीड नॉट टू वरी, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो सेकंड तो आएगा। यहाँ पे जैसे दिया गया 9th आपका क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द मेजर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की हमें शक्तियाँ बतानी है, उनके काम बताने हैं। या फिर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 रीजंस। हमें 3 कारण देते हुए बताना कि क्यों, कैसे हैं। ओके, प्रधानमंत्री की अगर प्रमुख शक्तियों और कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री देश के मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, नॉट द देश के मुखिया नहीं होते, सरकार के मुखिया होते हैं। देश के मुखिया होते हैं प्रेसिडेंट। ओके, तो ये सरकार के मुखिया होते हैं, पहली चीज़। सेकंड, ये जो हमारी कैबिनेट होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, उसके ही अध्यक्ष होते हैं। तीसरा, जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता यही करते हैं। चौथे, जो बड़े डिसीजंस होते हैं, मेजर डिसीजंस होते हैं, वो यही लेते हैं। राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करते हैं। प्रधानमंत्री वो किसी मंत्री को अपॉइंट भी कर सकते हैं, मतलब अपॉइंट करवा भी सकते हैं और उनको हटवा भी सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो इतने 4-5 लिख दोगे, काफ़ी रहेगा। लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई 3 कारण बताइए। तो इसके कारण बताने हमें, ठीक, ये नहीं बताना कि शक्तिशाली कैसे। कारण ये बताना कि पहला ये कि जैसे मनी बिल है वो लोकसभा में पेश किया जाता है पहले, राज्यसभा में नहीं। अगर लोकसभा उसे पास कर दे तो राज्यसभा उसके ऊपर सुझाव के लिए उसको रोक सकती है, अदरवाइज उसको कैंसिल, रद्द नहीं करवा सकती, सुझाव के लिए वापस भेज सकती है। और अगर वो उसे पास ना भी करे तो ऑटोमेटिक वो पास हो जाता है। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें संसद में बहुमत चाहिए, लेकिन कौन से सदन में? लोकसभा में चाहिए होता है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, अगर किसी बिल के ऊपर विवाद होता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन होता है। ओके, संयुक्त मतलब दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर साथ बैठेंगे, उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग अगर होगी तो किसकी चलेगी? लोकसभा की, क्योंकि इनके मेंबर्स है वो ज़्यादा हैं, 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो इनके ज़्यादा हैं, तो इनकी चलनी है। तो इसलिए ये 3 लॉजिक यहाँ पर हम दे देंगे कि एक तो ये कि मनी बिल केवल जो पैसे से रिलेटेड जो बिल है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है पहले, और उसको राज्यसभा रोक नहीं सकती। दूसरा, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत लोकसभा में चाहिए। और तीसरा ये कि अगर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो जो एक संयुक्त अधिवेशन जो होता है, जॉइंट सेशन जो होता है, वो उसमें वोटिंग अगर होगी तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा है तो उनकी चलती है। ओके, उसके बाद 10th जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के कारण बताने, क्या कारण है प्रमुख। या फिर ऑप्शन में दिया गया मेंशन सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हु आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 2 रीजन्स ऑफ पॉवर्टी इन सच कम्युनिटीज़। तो पहला हमें बताना है कि भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है। पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा संसाधनों का असमान वितरण, तीसरा साक्षरता दर में कमी, ओके, यानी कि निरक्षरता हो गया, चौथा परिवार का बड़ा आकार हो गया, पांचवा हो गया व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, छठा हो गया गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अभाव। ओके, तो ये 5-6 आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में उन सामाजिक या आर्थिक, सोशल या इकोनॉमिक ग्रुप के नाम बताने जो ज़्यादा निर्धन है, जिनके निर्धन होने की संभावना ज़्यादा। तो अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा SC और ST कम्युनिटीज़, ओके, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़। अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो उसमें आ जाएंगे लैंडलेस लेबर्स जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन मजदूर आ गए। शहरी क्षेत्रों की बात करें जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर हैं वो उसमें आ गए। क्लियर, ये इकोनॉमिक ग्रुप हो गए। इनके कारण क्या है? एक तो ये कि शिक्षा, साक्षरता दर में कमी होगा, पहला कारण। तो दूसरा कारण होगा संसाधनों का अभाव, तीसरा कारण होगा प्रशिक्षण का अभाव, कि ये ट्रेंड नहीं होते तो इसलिए काम धंधा नहीं मिल पाता। अगर हम वर्कर्स की अगर बात करें तो इसमें साक्षरता दर में कमी, संसाधनों का असमान वितरण, ओके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा कमी, यानी कि जो आपने ऊपर किए तो लगभग से वही कारण यहाँ पर भी लिख सकते हो। उसके बाद डी सेक्शन रहेगा। डी सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 2 आपको केस दिए जाएंगे इस टाइप से जैसे यहाँ पर दिया गया, और आपके उन्हीं पर आधारित आसान से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया कि कोल खोज क्या होता है, तो कोल खोज क्या था कि जो बड़े खेत थे एक तरीके से उनको कोल खोज रशिया में कहा जाता था। हु इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन 1929, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है वो किसने लागू किया ये हमें बताना, तो इसका आंसर भी आपको ऊपर मिलेगा, स्टालिन ने किया था। उसके बाद रूस के ज़्यादातर किसान सामूहिकीकरण के खिलाफ क्यों थे? एक तो ये कि वो अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते थे, दूसरे कर बहुत अधिक थे, नियम बहुत ज़्यादा सख्त थे इसलिए,
ओके, तो ये आसानी से आप अगर कॉमन सेंस से भी कर लोगे, अदरवाइज वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपका सेकंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपका ये थोड़ा शॉर्ट रहेगा, आपके एग्जाम में ऐसा रहेगा जैसे मानसून क्या होता है, तटीय इलाकों में जलवायु सम क्यों है, समुद्र के प्रभाव के कारण। मानसूनी प्रकार की जलवायु की दो विशेषताएं बताइए, कि मानसूनी प्रकार की जलवायु की अगर दो विशेषता बताएं तो पहला ये कि इसमें एक पैटर्न के साथ बारिश होती है, दूसरे कि जो समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलती है वो बारिश करती है, जबकि स्थल से समुद्र की तरफ चलती है तो वो बारिश नहीं करती है। वर्षा का वितरण असमान रहता है। तो ऐसे कुछ आप बता सकते हो यहाँ पर। क्लियर, तो ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो रहेगा मैप स्केल का। ओके, मैप स्केल का यहाँ पे क्या रहेंगे कि पॉलिटिकल जो मैप रहेगा, एक वर्ल्ड का मिलेगा और एक मिलेगा इंडिया का। वर्ल्ड के मैप के ऊपर आपको ए पॉइंट है वो मार्क किया गया है, यानी कि ए स्थान है वो मार्क किया गया है, उसको आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे दिया गया, आपको दिया गया कि द कंट्री दैट जॉइंड द अलाइड पावर्स इन 1941, एक देश जिसने 1941 में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। कौन सा देश है, तो वो आपका हो जाएगा यूएसए। ओके, यहाँ देखिए वो मैप मैंने साथ में अटैच कर दिया। ऐसे आपको एक पॉइंट मार्क किया हुआ मिलेगा और आपको उसको पहचानना, तो ये कौन सा देश है, यूएसए। पहचान लोगे ना, तो आपको यूएसए यहाँ पर मैप के ऊपर ही लिखना है। क्लियर, तो एक तो रहेगा हिस्ट्री में से, इसी टाइप से आइडेंटिफिकेशन आएगा। तो मैप वर्क मैंने अलग से करवा दिया, तो आप उसको देख लीजिएगा कहाँ से। क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स सब कुछ वहाँ पर आपको तैयार मिलेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा 13.2, यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपके 2 पॉइंट्स रहेंगे जियो में से। एक रहेगा जैसे पहला हो गया वूलर लेक, वूलर लेक को आपको शो करना है, ऐसे आप ट्राइंगल शेप से बना करके या ऐसे डॉट शेप से उसको शो करोगे और वहाँ पे आपको नाम लिखना है एग्जैक्टली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है, तो ये आपको शो करना है, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो ये आपका जिसको आपको आइडेंटिफाई नहीं बल्कि लोकेट करना है, हिस्ट्री का सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो ये रहेगा इस टाइप का, इस पैटर्न का आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ नीड हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछिएगा ज़रूर। हाँ, अच्छी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।